प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की इस क्लास में जो हमारा पहली यूनिट है स्थिर वैद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके दूसरा भाग जो हम वैद्युत क्षेत्र है उससे संबंधित आंकिक प्रश्न इसमें हल करेंगे। इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स देखे, जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति में वैद्युत ध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत ध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण, और जो हमने लास्ट वीडियो में या लास्ट क्लास में जो टॉपिक देखा था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वैद्युत क्षेत्र में किस प्रकार पथ होता है, तो इन सबसे संबंधित प्रश्न अब यहाँ पर हम करेंगे। तो इनके इससे संबंधित इन टॉपिकों से जो हमने टॉपिक अभी तक पढ़े हैं, इनसे टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्न, आंकिक प्रश्न यहाँ पर हम हल कर रहे हैं। तो देखते हैं कुछ प्रश्नों। अब देखिए, जो पहला प्रश्न है आपके यहाँ पर आंकिक प्रश्न में, वो इस प्रकार से पूछा जाता है कि एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत बल रेखाओं के लिए चित्र बनाइए। ये दो हैं, चित्र बनाना है आपने, वैद्युत बल रेखाओं के लिए चित्र बनाना है। पहली कंडीशन दे रखी है जब Q इज ग्रेटर देन 0, और दूसरी कंडीशन दे रखी Q इज लेस देन 0। तो पहली कंडीशन देखिए, पहली कंडीशन है Q इज ग्रेटर देन 0। तो Q इज ग्रेटर देन 0 का मतलब Q बड़ा है 0 से। तो 0 से बड़ा कब होता है? धनात्मक संख्याएं होती हैं। तो इसका मतलब बिंदु आवेश, जो Q बिंदु आवेश है वो कैसा है? धनात्मक है। तो उसके लिए चित्र बनाना है आपने। धनावेश, जब धनावेश हो बिंदु आवेश, तो उसके लिए चित्र कैसा होगा? इस प्रकार का होगा। वैद्युत बल रेखाओं की दिशा क्या है? बाहर की ओर है। तीर की आप निशान देख रहे होंगे, दिशा दिख रहे होंगे तीर की। इसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? इस बिंदु आवेश से बाहर की ओर है। तो Q इज ग्रेटर देन 0 में वैद्युत बल रेखाओं की दिशा ऐसी होती है। ठीक है। दूसरा है कि जब Q इज लेस देन 0, Q क्या है? 0 से छोटा है। Q 0 से छोटा है, तो इसका मतलब क्या है? छोटा, 0 से छोटी कौन सी संख्याएं होती हैं? ऋणात्मक संख्याएं। तो इसका मतलब बिंदु आवेश कैसा होगा? ऋणात्मक। तो ऋणात्मक आवेश की स्थिति में आपको मालूम है, जब ऋणात्मक होता है आवेश, तो वैद्युत बल रेखाएं उसी आवेश की ओर होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे जो वैद्युत बल रेखाएं हैं इस ऋण आवेश में, वो उसी ऋण आवेश की ओर है। ठीक है ना। तो ये धनात्मक, ये ऊपर वाला जो चित्र है जिसमें वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर है, Q इज ग्रेटर देन 0 के लिए, यानी धनात्मक बिंदु आवेश के लिए। और जिसमें ये वैद्युत बल रेखाएं नीचे वाला जो चित्र है, ये ऋण आवेश के लिए, क्योंकि जब Q इज लेस देन 0 का मतलब होता है कि बिंदु आवेश ऋणात्मक है, और ऋणावेश जब हमारे पास आवेश ऋणात्मक होता है तो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा उसी ऋण आवेश की ओर होती है। तो ये पहला प्रश्न था। 1 नंबर या 2 नंबर में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए, जो दूसरा प्रश्न है आपके पास वो क्या है? दूसरा प्रश्न है कि किसी एक आवेशित कण पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है। एक आवेशित कण है आपके पास, उसके पास उस आवेशित कण पर कितना आवेश है? 5 माइक्रोकूलम का आवेश है। जबकि इस आवेशित कण को 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, आवेशित कण को 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तो आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान निकालना है। तो देखो, इस प्रश्न में क्या क्या दे रखा है आपको? एक आवेशित कण दे रखा है, उस पर क्या दे रखा है? आवेश, 5 माइक्रोकूलम का आवेश दे रखा है। दूसरा दे रखा है आवेशित कण है और उस पर 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम का एक समान वैद्युत क्षेत्र दे रखा है। आपको वैद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है और आवेश का मान दे रखा है। तो आपने क्या ज्ञात करना है? आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करना है। तो आंकिक प्रश्न में सबसे पहले आपको जो मान दिए गए होते हैं वो लिख देते हैं आप। आवेश दे रखा है आपको, यानी Q दे रखा है 5 माइक्रोकूलम। अब देखो, ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे पास आगे आएंगे, माइक्रोकूलम दिया रहेगा। तो माइक्रोकूलम का मतलब होता है जितना माइक्रोकूलम दे रखा है आपको उसको 10⁻⁶ से गुणा करना है। जैसे यहाँ पर 5 माइक्रोकूलम है, जैसे दे रखा है, क्या लिखा है? 5 माइक्रोकूलम। तो आप इसको क्या लिखेंगे? कूलम में, इसको कूलम में बदलना है, यानी कि इसमें बदलना है। 5 × 10⁻⁻⁶ कूलम। 6 माइक्रोकूलम होता तो 6 × 10⁻⁶
हो जाता। 7 माइक्रो कूलाम होता तो 7 गुणा 10 की घात -6, यानी माइक्रो कूलाम में आपको अगर क्वांटिटी दे रखी है तो पहले आपने उसको कूलाम में गुणा कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए कितने से गुणा करेंगे, जैसे यहाँ पर 5 को कितने से गुणा किया हमने, 10 की घात -6 कूलाम हो जाएगा ये। तो माइक्रो कूलाम को कूलाम में कन्वर्ट करने के लिए 10 की घात -6 से गुणा करते हैं। तो हमने यहाँ पर ये जैसे निकाल दिया, यहाँ पर Q बराबर 5 माइक्रो कूलाम बराबर 5 गुणा 10 की घात -6 कूलाम। इसी तरह से जो आपका वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र कितना दे रखा है आपको, 2 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलाम। ये तो MKS में है, ठीक है, 2 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलाम। अब आपको निकालना है एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल। तो क्या होता है, F बराबर QE होता है। आपके पास सूत्र होता है ना, E बराबर F अपॉन Q0 होता है। तो यहाँ पर Q0 की जगह क्या लिया हमने, Q लिया। तो क्या हो जाएगा, E बराबर FQ हो जाएगा। तो Q का गुणा यहाँ E के साथ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, F बराबर QE हो जाएगा। अब मान रखेंगे F बराबर कितना हो जाएगा, 5, Q का मान रख दिया ये 5 गुणा, यहाँ पर ये मान रख देंगे F का। तो F बराबर हो जाएगा, Q का मान रख दिया ये 5 गुणा 10 की घात -6 और गुणा E का मान कितना है आपके पास, 2 गुणा 10 की घात 5। तो यहाँ पर से ये क्या हो जाएगा, ये 5 जो है और ये 2 गुणा हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ पर ये 5 दूनी 10 हो गया और 10 की घात -6 और गुणा 10 की घात 5। आगे इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये F बराबर हो जाएगा 10 और 10 का 10 आ गया और 10 की घात ये -6 और 5 जुड़ जाएंगी घातें, -6 + 5 हो जाएगा, -6 + 5 कितना होगा, ऋण 1, 10 की घात -1, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप F बराबर 10 गुणा और 10 की घात -1 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 1/10। 10 से 10 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 न्यूटन। तो यहाँ पर आपने इस सूत्र का प्रयोग करना था। आपको Q दे रखा था, E दे रखा था, ठीक है, Q और E के मान दे रखे थे और आपको क्या निकालना था, F निकालना था। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को निकालेंगे। ये भी 1 नंबर या 2 नंबर में ये प्रश्न आता है। अब अगला सवाल है आपके पास, प्रश्न संख्या 3 देखें कि 10 की घात 7 किलोग्राम और 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम आवेश की पानी की बूंद है आपके पास। 10 की घात 7 किलोग्राम तो क्या है आपका द्रव्यमान है उस पानी की बूंद का, और उस पर आवेश कितना है, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम उस पर क्या है, आवेश है। और क्या आपके पास, वो पानी की बूंद। पानी की बूंद को संतुलित करने के लिए कितने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की आवश्यकता होगी, यानी E निकालना है आपने। आपको क्या दे रखा है, एक पानी की बूंद दे रखी है और वो उसका द्रव्यमान 10 की घात 7 किलोग्राम है और उस पर आवेश कितना है, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम आवेश है। और वो कहाँ रखी गई है, मान लीजिए वायु में है, कहीं पर है वो, और वो संतुलित हो रखी है, वैद्युत क्षेत्र में रखी है। कहाँ पर रखी हुई है, वैद्युत क्षेत्र में रखी है और संतुलित अवस्था में है। तो आपने ये ज्ञात करना है कि जो संतुलन की अवस्था में पानी की बूंद है उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, उसको कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की आवश्यकता होगी कि वो संतुलित रहे, वो नीचे ना गिरे, स्टेबल रहे वहाँ पर, ठीक है। तो आपको क्या दे रखा है, M का मान दे रखा है, M का मान दे रखा है 10 की घात 7 kg, ठीक है, MKS में दे रखा है। Q का मान दे रखा है यहाँ पर 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, यहाँ पर ठीक है, कूलाम में दे रखा है, MKS में है। और अब देखें यहाँ पर पानी की बूंद संतुलित, ये पानी की बूंद दिखा रखी है हमने, यहाँ पर पानी की बूंद है। तो इस पर जो पानी की बूंद मान लीजिए वायु में है, वो सिंपली वायु में है, कुछ नहीं दे रखा, तो इसका मतलब वायु में रखी हुई है। अब यहाँ पर क्या है, पानी की बूंद वायु में और वैद्युत क्षेत्र है उस पर, वहाँ वैद्युत क्षेत्र भी अप्लाई होगा उस पर। तो अब देखें यहाँ पर पानी की बूंद पर जब वायु में है संतुलन की अवस्था में, तो उसका भार होगा, उस पानी के बूंद का कुछ भार होगा और उसका भार किससे डिफाइन कर रहे हैं हम, F' बराबर mg। कितना बल लगेगा उस पर, भार, जो भार होता है, भार बराबर W से ही प्रदर्शित करते हैं, W बराबर mg। तो यहाँ पर हम W को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, F' से। तो F' बराबर कितना हो गया यहाँ पर, बराबर mg। m क्या हो गया, उस बूंद का द्रव्यमान, और g क्या हो गया, उस पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ पर हम गुरुत्वीय त्वरण को मान रख देंगे। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब ये बूंद वैद्युत क्षेत्र में रखी हुई है और संतुलन की अवस्था में, तो संतुलन कैसा होगा, जो इसका भार है, इस बूंद का जो भार है F बराबर mg, इसको ठीक इसके विपरीत एक बल लगेगा, इसके ही बराबर और विपरीत दिशा में एक बल लगेगा, तभी तो ये बूंद इस वैद्युत क्षेत्र में या जहाँ पर ये बूंद रखी है वैद्युत क्षेत्र में, वहाँ पर संतुलन की अवस्था में रहेगी। वो नीचे तो नहीं गिर जाएगी वो।
नहीं, तो उसको संतुलन की अवस्था में रखने के लिए, उस बूंद को संतुलन की अवस्था में रखने के लिए उसके भार के बराबर, जितना उसका भार होगा, उस बूंद का भार होगा, उस भार के बराबर ठीक एक बल जो वैद्युत क्षेत्र के कारण लगेगा वो उसके विपरीत दिशा में लगेगा। भार हमेशा आपको मालूम है नीचे की ओर लगता है, पृथ्वी की ओर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। तो ये जो ई वैद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा ये कहाँ लगेगा? ऊपर की ओर लगेगा, ठीक है ना, एफ डैश के विपरीत दिशा में ऊपर की ओर। तो अब देखें पानी की बूंद का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, आपके पास ये ऊपर दे रखा है पानी की बूंद का भार एफ डैश बराबर कितना हो जाएगा, अभी लिखा बताया हमने, एफ डैश बराबर एम जी। एफ डैश भार से प्रदर्शित कर रहा है पानी की बूंद का, एम उसका द्रव्यमान है और जी उसका गुरुत्वीय त्वरण है। फिर क्या लिखा हमने, वैद्युत क्षेत्र में आवेशित पानी की बूंद का भार वैद्युत क्षेत्र के कारण इस पर लगने वाले बल के कारण होगा। बात समझ में आ रही है? जो पानी की बूंद का जो भार है वो नीचे की ओर लगेगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए, इसको संतुलित करने के लिए एक बल वैद्युत क्षेत्र के कारण जो ऊपर लगा उसको बैलेंस करेगा। तो इसका मतलब वो बल कितना है, F बराबर क्यू ई है। वैद्युत क्षेत्र के कारण कितना बल लगता है, F बराबर क्यू ई। अभी आपने पीछे सवाल भी किया, इससे पहले भी हमने देखा, जो थ्योरीज में हमने देखा, तो F बराबर क्यू ई है। तो ये F और F डैश क्या है, अब बराबर हो गए। क्यों? क्योंकि बूंद संतुलन की अवस्था में, तो संतुलन की अवस्था में क्या होगा, ये दोनों बराबर हो गए, F बराबर F डैश हो गया। F का मान कितना है यहाँ, क्यू ई, और F डैश का मान कितना है, एम जी। तो यहां से हमने E का मान निकालना, तो E बराबर क्या हो जाएगा, एम जी बटा क्यू। तो M का मान कितना रख दिया हमने यहाँ पर 10 की घात -7, और G का मान कितना है यहाँ 9.8। ये M का मान है, G का मान है, और बटा कितना है यहाँ पर Q का मान कितना हमारे पास 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। तो ये रख दिया हमने 1.6 बटे में 1.6 गुणा 10 की घात -19। तो E का मान हो जाएगा, ये E बराबर हो गया 9.8 गुणा 10 की घात -7 बटा 1.6 गुणा 10 की घात -19। तो इसको हल करेंगे तो 1.6 से 9.8 को भाग दिया तो कितना है 6.125, और देखो ये 10 की घात -7 तो ऐसे ही रहा, और 10 की घात -19 है, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 10 की घात 19। तो E बराबर हो जाएगा यहाँ पर 6.125, तो यही आया, गुणा 19 में से 7 गया, ये 19 पॉजिटिव है, 7 ऋणात्मक, तो कितना आ गया 10 की घात 12, 19 में 7 गया 12, 10 की घात 12 न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पर आपने क्या ध्यान रखना है कि जो पानी की बूंद है उसका भार, उसके भार के कारण उस पर एक बल नीचे की ओर लगेगा, और उसको कौन बैलेंस करेगा, क्योंकि बूंद संतुलन की अवस्था में, तो उसको कौन बैलेंस करेगा, जो वैद्युत क्षेत्र के कारण ऊपर की ओर बल लगेगा, F बराबर क्यू ई। तो इस प्रकार से आप E निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक सवाल और है, प्रश्न संख्या 4, ये आप ने पढ़ा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होता है किसी दूसरे बिंदु पर, E बराबर 1/4πε0 क्यू आर। अगर किसी माध्यम में नहीं रखा है, वायु निर्वात में रखा है, और किसी माध्यम में रखा जाएगा तो क्या आ जाएगा, E बराबर 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर यही सवाल है, इसी पर आधारित सवाल है। यह है एक बिंदु आवेश है 2 गुणा 10 की घात -7 कूलाम का आवेश है, एक कारण 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। एक बिंदु आवेश दे रखा है आपको 2 गुणा 10 की घात -7 कूलाम का, के कारण 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर उत्पन्न होने वाले वैद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। क्या कहा गया है कि एक मान लीजिए O बिंदु है, इस O बिंदु पर, ये O बिंदु दिखा रखा हमने यहाँ पर, O बिंदु पर एक आवेश है, ये 2 गुणा 10 की घात -7 कूलाम का आवेश O बिंदु पर, और इससे ये कितनी दूरी पर, R दूरी पर, R बराबर कितना 1 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, एक बिंदु P है। तो इस बिंदु P पर आपने वैद्युत क्षेत्र निकालना है, E का मान निकालना है। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी दूसरे बिंदु आवेश पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो यही है आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास Q का मान कितना दिया है, 2 गुणा 10 की घात -7 कूलाम, और R का मान कितना दे रखा है आपको 1 सेंटीमीटर R का मान 1 सेंटीमीटर। तो ये MKS में बदलेंगे, 1 सेंटीमीटर को कितना हो जाएगा 1/100, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में तो 100 से भाग देंगे, 1/100 हो जाएगा, तो घात के रूप में लिख देंगे तो कितना आ गया 10 की घात -2 मीटर आ गया। तो अब देखो इस -Q आवेश के कारण, Q बराबर जो ये 2 गुणा 10 की घात -7 कूलाम आवेश है, इसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, आपको सूत्र मालूम है, E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। मान रख देंगे E बराबर 1/4πε0 का मान कितना बताया था हमने, 9 गुणा 10 की घात 9, हमने कहा था अंकित प्रश्न में आप ये रखेंगे, ठीक है। 1/4πε0 का मान 9 गुणा 10 की घात 9, और Q अपॉन आर स्क्वायर का मान, Q का मान कितना हो गया यहाँ से 2 गुणा 10 की घात -7, और R का मान कितना है, देखो 10 की घात -2, और स्क्वायर है उसका तो होल स्क्वायर भी हो गया, ठीक है।
तो अभी आप क्या कर देंगे, ये अगले स्टेप में 9 और 2 को एक साथ, ये 9 10 की घात वालों को एक साथ कर देंगे, तो ये 9 गुणा 2 एक साथ आ जाएगा, 10 की घात 9 हो गया। फिर आगे कितना बचा, 10 की घात ऋण 7 और ये 10 की घात ऋण 2 का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 10 की घात ऋण 4। तो अब हम आगे नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, e बराबर कितना हो जाएगा, ये 9 दूनी 18 हो गया ये, और ये 10 की घात 9 का 9 हो गया, 10 की घात 9 गुणा 10 की घात ऋण 7 और ये 10 की घात ऋण 4 क्या होगा, ये ऊपर जाएगा अंश में, तो क्या हो जाएगा 10 की घात 4, यानी इस ऋण घात की क्या हो जाएगी, धन घात हो जाएगी, 10 की घात 4 हो जाएगा। अब ये अगले स्टेप पे क्या आएगा, e बराबर 18 का 18 गुणा और 10 की घात जितनी है सारी जुड़ जाएंगी, 9 प्लस ऋण 7 चिन्ह सहित जोड़ेंगी प्लस ये 4, तो अब कितना हो जाएगा 18 गुणा 10 की घात 9 और प्लस माइनस का -7 प्लस 4, तो अगले स्टेप में कितना हो जाएगा, e बराबर 18 गुणा 10 की घात 9 और 4 13 -7, 13 -7 हो गया। फिर कितना आ जाएगा, e बराबर 18 गुणा 10 की घात 13 में से 7 के कितना हो गया 6, 10 की घात 6, तो e बराबर कितना हो जाएगा 1.8 गुणा ये 18 था, तो यहाँ 10 से भाग भी देंगे 10 से गुणा भी करेंगे, तो 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1.8 और यहाँ 10 से गुणा भी होगा तो 10 की घात 6 गुणा 10 कितना होगा 10 की घात 7 न्यूटन पर कूलम। तो इस प्रकार से ये आपका सवाल था, इसमें Q और R दे रखा था, आपको एक बिंदु आवेश दे रखा था, उससे कुछ दूरी पर आपने क्या निकालना था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस प्रकार के अन्य प्रश्न भी आप करेंगे और इस प्रकार के प्रश्नों को आप से संबंधित और प्रश्नों को आप देखिए और हल कीजिए।